प्रेसिडेंट अली जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, MIM के बीड़ जिला सदर एडवोकेट शेख शफीक साहब और सभी जो वरिष्ठ कारकुनान हैं, वो अंबाजोगाई शहर के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रचार और प्रसार को बढ़ाने के लिए और आज भारत के अंदर में जो कुछ भी कंडीशन चल रही है, आज महाराष्ट्र के अंदर में जो कुछ भी कंडीशन चल रही है, इन सारे के ताल्लुक से एक हालात हाजरा यहाँ पर हमने डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की मौजूदगी में वो यहाँ पर उसको एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ आज AIMIM अंबाजोगाई यूनिट की तरफ से अंबाजोगाई शहर और तालुका के 112 पदाधिकारी यहाँ पर इंशाल्लाह नियुक्त किए जाने वाले हैं। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र, इनके मौजूदगी में इस प्रोग्राम को यहाँ पर इंशाल्लाह अंजाम दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो हालात हाजरा का प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम के ऊपर डॉक्टर साहब जो है वो मुखातिब होंगे पब्लिक से और वो खुद खिताब करेंगे। बीड़ जिला सदर यहाँ पर बात करेंगे और जो सभा है वो सदर बाजार पर यहाँ पर उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। अंबाजोगाई तालुके में हमेशा से, अंबाजोगाई शहर के अंदर में हमेशा से जिस तरह का एक राजकारण चल रहा है कि एक राजकिशोर दूसरा नंद किशोर और उसको छोड़कर कोई तीसरा पर्याय यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रहा। अंबाजोगाई शहर के अंदर में 40% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी मुसलमानों को कोई राजकीय, सामाजिक, आर्थिक या विकास का किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व यहाँ पर प्रदान नहीं किया जाता। इसके लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दलित, वंचित, जिस किस्म के लोग हैं, मजबूर लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उन सब लोगों को हक उनका दिलाने के लिए और उनको हक अदा करवाने के लिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को यहाँ पर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के मौजूदगी में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नीयत है कि हम यहाँ की आवाम को अपना जो हक है उस हक को हम दिलवा कर रहे हैं। अजेंडा काय आहे आणि अंबाजोगाई शहरामध्ये आपण जुने चेहरे तेच देतात, आपण नवीन चेहऱ्यांना संधी कधी देणार आहात? आमच्या जे राजकीय पक्ष आहेत, हिंदीमध्ये सांगू की मराठीमध्ये? मराठी 2014 पासून महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा. 2014च्या अगोदर MIM पक्षांनी नांदेड महानगरपालिकामध्ये काही नगरसेवक निवडून आले. 2014 मध्ये MIM पक्षातर्फे 2 आमदार आणि बहुतेक महानगरपालिकामध्ये आमची एंट्री झाली होती. आता या पार्श्वभूमीवर आमचा पक्ष हा जुना नाही आणि तुमचा हा प्रश्न की जुना चेहरे, नवीन चेहरे, आमच्याकडे चेहरे नाही, आमच्याकडे जे आहे ते नवीन चेहरे आहे. तरीसुद्धा आपण प्रश्न विचारलं. मी आपल्या प्रश्नाच्या उत्तराच्या माध्यमाने, तुमच्या माध्यमाने सर्वांना सांगू इच्छितो, MIM पक्ष कोणाची बक्तेदारी नाही. या पक्षामध्ये सर्वांना प्रवेश देण्यात येईल. सर्वांचे आम्ही पक्षामध्ये स्वागत करतो. तरीसुद्धा जे काही पक्षामध्ये येत आहे त्यांना आम्ही सन्मानाने त्यांचं स्वागत करू, असं आमचं मत आहे. महाराष्ट्र के राजनीति में इतना सारा उथल पुथल आप देख रहे हैं, इसमें MIM का क्या रोल है और आगे क्या भूमिका रहेंगे, इसको कुछ बात कर सकते हैं? महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स बहुत निचली सतह पे जा रही है. महाराष्ट्र जो हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील तरक्की याफ्ता स्टेट था, उसकी सियासत इतनी घटिया हो सकती है वो हम आप सोच भी नहीं सकते. देखिए 2014 के बाद 2019 के इंतखाबात हुए. 2014 से 2019 महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की गवर्नमेंट थी. मगर जब 2019 का चुनाव हुआ विधानसभा का, महाराष्ट्र की जनता ने ये सीन भी देखा कि सुबह सुबह 5 बजे राष्ट्रवादी पार्टी के कोई नेता अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस जी गवर्नर हाउस पहुंचकर शपथ विधि कर रहे हैं. एक बनता है मुख्यमंत्री, दूसरा बनता है उप मुख्यमंत्री.
वो शादी टूट जाती है। फिर महाविकास आघाड़ी यानी नजरियात का, आइडियोलॉजी का महाखत। कैसा महाखत? राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़ा और 2019 में हमने ये देखा कि शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ मांडी को मांडी लगा के बैठने वाले पवार साहब और पटोले साहब। उसके आगे 2019 की सत्ता आई, ये सेकुलर पार्टियां शिवसेना को सर्टिफिकेट दे दिए सेकुलरिज्म का, उनके साथ बैठ गए। फिर शिवसेना की फूट, फिर एनसीपी की फूट। तो महाराष्ट्र का जो सियासत का मामला है वो बहुत टूटा हुआ। हमारे क्या है असेंबली में 2 एमएलए तो हैं। हमारे शायद बैरिस्टर सत्तर अवैसी ने कहा था कि हम ना महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे ना यूपी सरकार को। जब हमारी संख्या ज्यादा होगी तो हमारी बात का वजन होगा, असर होगा। और वही संख्या बढ़ाने के लिए हम गांव-गांव, शहर-शहर फिर रहे हैं ताकि पार्टी को आगे बढ़ा सके और जनता को बता सके कि कोई चौकीदार बना बैठा है और कोई दुकानदार बना बैठा है। सर जी, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं का, आणि ते मिळालं तर ओबीसी प्रवर्गातून मिळावं का, आपलं काय मत आहे? मराठा आरक्षण मिलना नहीं मिलना ये तो बहुत अच्छा विषय है, मगर इसका इतना राजकारण हो रहा है कि बेचारे मराठों को समझ में नहीं आएगा क्या क्या होगा। मैंने पूरे मराठा रिजर्वेशन को गौर से देखा। मेरी भी आपसे गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मराठा आरक्षण महाविकास आघाड़ी ने दिया था गायकवाड़ कमीशन रिपोर्ट के बाद, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे गया था। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेस होते हैं, वो आप निर्णय पर लीजिए। वो निर्णय क्या था? इट वॉज ऑन 3 पॉइंट्स। आप जरा नोट कर लीजिए, आपका मालूम है मोदी सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 103 नंबर है उसका, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके जरिए उन्होंने रिजर्वेशन देने के पावर्स पार्लियामेंट के पास ले लिए हैं। और जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन नहीं देगा, कोई रिजर्वेशन मिल नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2, 50% का जो सीलिंग है उसके आगे रिजर्वेशन जा नहीं सकता। नंबर 3, आपको ये बताना होगा कि मराठास सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली इतने बैकवर्ड हैं कि फॉर देम रिजर्वेशन इज मस्ट। ये 3 पॉइंट पे रिजेक्ट हुआ। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट बीजेपी की है, सेंटर की गवर्नमेंट बीजेपी की है। अगर ये ईमानदार है तो अभी 18 सितंबर को मोदी साहब पार्लियामेंट में देवेंद्र फडणवीस साहब जाकर बैठ जाना चाहिए और ये मांग करना चाहिए कि भारत की पार्लियामेंट में गायकवाड़ कमीशन के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। मराठों का तो खेल खंडोबा कर देगा ये, रिजर्वेशन कैसा मानना मालूम ही नहीं। और दूसरी बात यह है, मराठा समाज बहुत बड़ी संख्या में, उनको भावनात्मक करके उनके जज्बात का फायदा उठाने के लिए दोनों पार्टियां, महाविकास आघाड़ी हो या यूपी की हो, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी और उनके सीएम साहब की, वो कोई संजीदा नहीं। तो मराठा को आरक्षण मिलना है नहीं मिलना, गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। हमको मराठा रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं कहना है। हमको तो कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
हुकूमत ने उस पर सोचता है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन किसी के रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है, मगर हमको हमारा हक मिलना उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। लोकसभा और विधानसभा जो आने वाली है उसमें आप मीटिंग करके लड़ने वाले हैं कि अकेले लड़ेंगे? देखो भाई, हमारी तो इच्छा है कि सब पार्टियों के साथ जाना चाहिए, उन पार्टियों के साथ में जाना चाहिए जो बीजेपी और शिवसेना के विरोध हैं। और आप सच्ची दिल पे हाथ रख के बोलो कि जितने भी पार्टियां हैं कब कहाँ जाएंगे कुछ समझ में आता है। पहली बात। दूसरी बात, हम तो इतने अछूत है कि कोई हमारे साथ में आने को डरता है। हमारे पास ये स्वाभिमान है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। अगर कोई पार्टी जिसकी आइडियोलॉजी हमसे मिलती है अगर हमारे साथ में आती है हम जाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा कुछ इम्कान आज की डेट में तो दिखता नाही। आणि सध्याच्या परिस्थितीमध्ये असं काही शक्यता वाटत नाही। सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सत्ताधारी विरोधक आपल्याला दोन्हीही पार्ट्या म्हणजे दोन्हीही गट आपल्याला बी टीम म्हणून म्हटलं जातं। तुम्हाला नेमकी एमआयएम बी टीम कुणाची आहे? तुम्ही हा निष्कर्ष का काढा की आम्ही बी टीम आहे? कारण भारतीय जनता पार्टी तुम्हाला बी टीमच म्हणते, काँग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा शिवसेना तुम्हाला बी टीमच म्हणते। मग तुम्ही नेमकी बी टीम कुणाची आहे? तुम्ही त्यांच्या वक्तव्यावर विश्वास करून आम्हाला बी टीम म्हणून सर्टिफिकेट देऊ टाकलं का? नाही नाही, आम्ही तुम्हाला विचारतो सर। तुम्ही अगोदर विचारा तुम्ही कोणाची बी टीम आहे? कारण कसं आम्ही की कोणाची बी टीम नाही। आमचा पक्ष या देशाच्या संविधान खाली रजिस्टर्ड आहे। संविधान मध्ये जे काही म्हटलेलं आहे त्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहे। दुसरा विषय असा आहे की मुसलमानांनी इम्पॉवरमेंट होऊ नये, त्यांच्याकडे सत्ता येऊ नये, आम्हाला तर बी टीम म्हणतात। तर त्याचे उत्तर मग काय देऊ? 2014 मध्ये काही पार्लिमेंटची काही सीट गळवली होतं का? एक तरी विधानसभामध्ये काही 24 सीट गळवली होतं, 288 होतं ना। अच्छा, 2019 मध्ये आम्ही किती पार्लिमेंटची सीट गळवली? एक, फक्त एक। आणि बी टीम झाला आम्ही। अरे ये जो कांग्रेस राष्ट्रवादी में हिजड़ों में ताकत नहीं, ये नामर्द है। ये नामर्द अपनी नामर्दगी को छुपाने के वास्ते हिजड़े बोलते कि इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, उसकी वजह से होगा। अभी कहीं बच्चा ही पैदा हुआ, दूध देना बंद हो गया गाय का, या किसी के पास मुर्गी ने अंडा नहीं दी, असद वैसी जिम्मेदार है वो। ऐसी बात होगी। सर, आपण आता येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये सामोरे जाणार आहात, तर आपल्यासोबत सध्या कुठल्या संघटना, कुठले पक्ष आहेत? मी सांगितलं ना, राजकीय दृष्टिकोनातून आमचा पक्ष एकचेवाच्या पारशीवर आहे। जर कोणी आमच्याकडून विनंती केली, जर आम्हाला पटलं, तसं काही होऊ शकतं, त्या बाबतीमध्ये आमचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष बॅरिस्टर असद नबेसी साहेब ते निर्णय घेतील। अंबाजोगाई शहरात मागच्या काळामध्ये ओवैसी साहेबांची सभा होणार होती। ओवैसी साहेब अंबाजोगाई दौऱ्यावर निघाले होते, अंबाजोगाई जवळ पोहोचले होते, परंतु अंबाजोगाई त्यांची जाहीर सभा होऊ शकली नाही। नेमकं याचं कारण काय? अपने पास नगर परिषद नगर अध्यक्षाचं त्यावेळेस कॅन्डिडेट बना था मेरे पास, और नबी सेठ को अपने नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी मिली, और असद साहब हे उत्तर देते। तो असद साहब की जो सभा है, असद साहब की सभा वहाँ पर ऑलमोस्ट हमें ये बोला गया था पार्टी की तरफ से कि असद साहब जो हैं अंबाजोगाई शहर में नगर परिषद के इलेक्शन के लिए प्रचार दौरे के लिए अंबाजोगाई में आ रहा है। यहाँ तक ये तय किया हो गया कि मोंडा ग्राउंड जो है अंबाजोगाई शहर का, वहाँ पर स्टेज लगाया गया, और सभा के 1 घंटा पहले तक हमें ये बोला गया कि असद साहब वहाँ पर आने वाले हैं, और ऐन वक्त के ऊपर असद साहब वहाँ पर हाजिर नहीं हुए, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो इस ताल्लुक से वो सवाल है। तो जनाब आप जवाब दो ना, आप शहर में है ना, मुझे मालूम नहीं। अभी ऐसी कंडीशन हो गई थी उस वक्त की उस्मानाबाद जो है, उस्मानाबाद वहाँ पर एक कैंडिडेट जो था, इनका खास सवाल ये है, तुमची काही वाटाघाटी झाली त्याच्यामुळे अभी सब आले नाही का? इनका कारण क्या है? यांचा प्रश्न फार ऐसा साल में रखा हुआ है कि आपके ओवैसी साहब विश्वासते नहीं आए कि कहीं आपका एडजस्टमेंट। भाई, असदुद्दीन ओवैसी ना कहीं झुकता है ना कोई उसको खरीद सकता है।
किसी वजह से नहीं आ सके होंगे, उसको आप ये चश्मे से नहीं देख सकते कि किसी ने कोई कीमत अदा किया हो। मेरे नेता में, मेरी पार्टी में ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, ना कहीं झुकता है ना कहीं बिकता है। और आप अगर ऐसा सोच रहे होंगे नहीं आए, कुछ तांत्रिक वजह हो सकती है। सर अंबेजोगाई में अब यहाँ से 5 किलोमीटर अंतर सिर्फ अंबेजोगाई सहकारी साकर कारखाना है, यहाँ से चले गए, लेकिन अंबेजोगाई के सभा में नहीं आए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके जहन में जो सवाल उठा ना वाटा घाटी का, वो ऐसा सवाल नहीं हो सकता। कुछ और वजह हो सकती है। मुझे जवाब देने नहीं है, क्योंकि तो मैं भी था उस वक्त, में मालूमात भी नहीं, मगर वो जो आपके जहन में आयन मौके पर यहाँ पे सभा का बहुत बड़ा ऐलान भी किया था, बहुत बड़ा तमाम लोग भी यहाँ पर थे, और आयन मौके पर 1 घंटे से पहले सभा उनकी रद्द हो गई। उसका जवाब मैं देता सर आपको। एक मिनिट, वाटाघाटी असं काही प्रकार त्या ठिकाणी घडलेलं नव्हता। MIM पक्षाला खरीदण्याची ताकद कुणामध्येही नाही, आणि इथले तर छुटरमुटर नेते जे आहेत, जे स्वतः एका तिकिटासाठी कुठंतरी कुणाकडे तरी पळतात, कधी पक्ष बदलतात, कधी काय करतात, हे लोक जे आहेत ना, हे लोक असदुद्दीन ओवैसी सारख्या नॅशनल सुप्रीमोला MIMच्या इंटरनॅशनल फिगर आहेत असदुद्दीन ओवैसी साहेब आमचे, तर त्या राष्ट्रीय अध्यक्षाला आमच्या जे सेलिब्रिटी झालेले आहेत पूर्ण इंटरनॅशनली, त्या माणसाला खरीदण्याची ताकद कुणामध्ये नाही, परंतु त्यावेळेस राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सर टेक्निकल डिफिकल्टी आणि राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या वतीनं अप्रचार त्या पद्धतीचा केला गेला। परंतु ऍक्च्युली असं होतं की उस्मानाबाद मध्ये जे आहे नगराध्यक्ष पदाचं जे कॅन्डिडेट आहे, तो कॅन्डिडेट ऐन वेळेवरती त्या ठिकाणी काहीतरी त्याच्या तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या, त्याच्यासाठी असदुद्दीन ओवैसी साहेबांनी अंबाजोगाईची सभा कॅन्सल करून तात्काळ ते अंबाजोगाईहून आपल्या इथली सभा कॅन्सल करून ते डायरेक्टली उस्मानाबादला गेले, त्याच्यामुळे अंबाजोगाईची सभा कॅन्सल झाली। आणि इसमें नुकसान क्या हुआ कि यहाँ का जो अपना जो कैंडिडेट था नगर परिषद में, बहुत फॉर्म में था, नंबर 1 पे था, और वो असदुद्दीन ओवैसी साहब न आने से, उनकी सभा न होने से ये MIM को बहुत बड़ा नुकसान हुआ अंबेजोगाई में। ये न्यूज बन गई वो, मुखालिफिन को पॉइंट मिल गया वो। हाँ, ऐसा कुछ देखो, मैं बात कर रहा हूँ, हमारा नेता है, हमारे पास एक ही वक्ता है, बाकी हम सब उनके वक्ते पे, उनके भाषण पे जीते, तो हो सकता है उस्मानाबाद का जो प्रॉब्लम भाई बता गए हैं वो इतना गंभीर होगा कि वहाँ का धोखा कम करने के लिए वहाँ गए होंगे, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल किए। चलिए आगे। आज अचानक बीड़ जिले का दौरा आपका अचानक नहीं है, हमने पहले से तय किया है, और पूरा महाराष्ट्र घूम रहा हूँ मैंने तय किया है कि हफ्ता इतवार का दिन औरंगाबाद में नहीं रहूँगा, हर जगह जाऊँगा। कुछ जगहों पर तो हमारे यूनिट की इच्छा नहीं होते हुए भी जाके सभा कर रहा हूँ। एक सभा सिर्फ पगड़ी की कैंसिल हुई, मुझे नहीं मालूम क्यों कैंसिल हुई, मगर फिर भी जाऊँ, घर घर जाऊँगा। यूनिट के पदाधिकारी हमारे साथ में आए तो भी जाऊँगा, या तो झंडा करके फिरूंगा। मैंने तय कर दिया है कि घर घर जाऊँगा, रास्ते पे फिरूंगा, मैं हर जगह जाऊँगा। हमारी टीम में जो साथ में आया उसको साथ में रहूँगा और घर घर जाएंगे। हम सर से कोशिश करते हैं, आमतौर पे हमारी जनता को, हमारे अवाम को हम समझाने की कोशिश करते हैं। अभी तो कोशिश चलते रहती। एक ज़माना था भाजपा के 2 ही खासदार थे, एक ज़माना था वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब इलेक्शन हार गए थे। ऐसा तो होता ना भाई, आप ऐसा मत समझिए, मगर इससे हम नाउम्मीद नहीं। हम अपना मिशन, अपनी मूवमेंट, अपनी तहरीक को जनता के बीच में जाके बोलते हैं। अभी आप महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, महाराष्ट्र की हालत MIM की कैसी है और किस तरह से आने वाला चुनाव रहेगा? अच्छा पूछा, एक विकल्प के तौर पर, एक अल्टरनेट के तौर पर, और सबसे बड़ी बात यह है, एक मुसलमानों की खुद की बात, खुद की लीडरशिप। फिर वो लीडरशिप ना सिर्फ मुसलमानों की है, उपेक्षित की, आप मानो या ना मानो, दलित समाज की लीडरशिप की उतनी ताकतवर जैसी होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की धरती, और यहाँ पर आज भी दलित, STs, OBCs परेशान हैं, मगर ये दलित समाज वो भी आदरणीय होते आहे आणि राहणार।
जर त्यांनी हाक दिली तर आम्ही धावून जाणार, परंतु धावून जाण्याच्या अगोदर आमचे पक्षाचे जे प्रमुख नेते आहेत ते सुद्धा त्यांचे आदर करतात. मैं आपको सच कहता हूँ, बैरिस्टर असलम अवैसी और प्रकाश आंबेडकर का रिश्ता बहुत मोहब्बत का रिश्ता. ठीक आहे, दुर्दैवाने काही घटनामुळे युती तुटली, परंतु दोघांचे व्यक्तिगत संबंध फार चांगले हैं. मुझे साफ परसों सुना है, अरे एयरपोर्ट पे बागा साहब गए थे, बैठे हम साथ. परसों बागा साहब का मैसेज आया था, अरे डॉक्टर तुम किधर है. अच्छे, बहुत अच्छा इंसान है. इसी वजह से हमारी यूटी टूटी है, ये हमारा दुर्भाग्य है. और मैं इतना छोटा आदमी हूँ, यूटी क्यों टूटी, कौन जिम्मेदारी नहीं कह सकता. दोनों भी व्यक्ति मेरे लिए, दोनों भी नेता मेरे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है. हमारा पूरा पक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस वंश से, इनके पोते से हमको मोहब्बत है और रहेगी इंशाअल्लाह. पिछले चुनाव में एमआईएम का हर तरफ से स्वागत किया जाता था. अभी तेलंगाना की पार्टी केसीआर की बीआरएस, उनका महाराष्ट्र में बड़े तरह से स्वागत हो रहा है उनका. आप किस नजर से देखते हैं? देखो, बहुत सारे नेताओं को पुनर्वसन होगा. तो बीआरएस हमारे उन भाइयों के लिए जो राजकारण में काम करते हैं, जिनके पास कुछ रास्ता नहीं था, तो उनके पुनर्वसन के लिए रिहेबिलिटेशन के केसीआर साहब ने एक स्कीम डाली. तो वो स्कीम चल गई तो पुनर्वसन होगा उनका. अभी रिहेबिलिटेशन के बाद वो खुद कितना रिहेबिलिटेट होते, अब पार्टी को कितना ऊपर ले जाते, वो तो वक्त बताएगा. कौन कहाँ से पैसे रखेगा, कौन कहाँ से क्या करेगा, ये विषय तो ज़्यादा बेहतर आपको मालूम है. हम तो बाहर बैठे हैं. मैं समझता हूँ वो जमाना साथ में खाना भी खाए थे, मैंने अकबर मैंने असद मैंने, मैं समझ के बात कर वाकई हम 2 साल हो गए. Magistrate at the session court has acquitted him, and once he has been acquitted, factor does not remain. और मेरे महबूब को कुछ तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना. और मेरे महबूब चूँकि मुसलमान है, इसलिए हमको गाली दिए बगैर विधान परिषद की सीट कैसा मिल पाए. सिर्फ मेरा संदेश आपके जरिए इतना है कि मेरे भाई ज़बान पे लगाम दे छाप दीजिए हमारी तरफ से. होश में आके बातें करो. शरद पवार के जूते उठाओ, क्या धोने का है धो, और मेहरबानी करके हमारे नेताओं को बदनाम मत करो.